of discussion is revision of embryology of respiratory system। आज ये लास्ट वीडियो होगी रिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसमें हमने देखना है मैच्योरेशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स के मैच्योरेशन को समझने के लिए हम लंग्स को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला है सूडोग्लैंडुलर, दूसरा क्लैनिकुलर, तीसरा टर्मिनल सैक पीरियड, चौथा एल्वियोलर पीरियड। पहला है सूडोग्लैंडुलर। सूडोग्लैंडुलर में जो टर्शियरी ब्रोंकियोल इनकी ब्रांचिंग की वजह से बनते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और कोई एल्वियोलाई देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो ब्रोंकियोल हमें देखने को मिलेगी वो होगी टर्मिनल ब्रोंकियोल। दूसरा कैनालिकुलर पीरियड। कैनालिकुलर पीरियड इसमें जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बना देंगे। वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल 3 से लेकर 6 तक एल्वियोलर डक्ट बनाएंगे। इसका मतलब सूडोग्लैंडुलर पीरियड में हमें सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियल देखने को मिल रहा था। इसमें हमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के साथ एल्वियोलर डक्ट भी देखने को मिलेगी। अब है टर्मिनल सैक पीरियड। टर्मिनल सैक पीरियड में जो टर्मिनल सैक बनना शुरू हो जाएगा। टर्मिनल सैक का मतलब प्रिमिटिव या इमेच्योर एल्वियोलाई। प्रिमिटिव या इमेच्योर एल्वियोलाई को बोलते हैं टर्मिनल सैक। और इसमें कैपिलरीज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना शुरू कर देगी, मतलब ब्लड एयर बैरियर बनना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी वेल डेवलप नहीं होगा। लास्ट पीरियड है एल्वियोलर पीरियड। इसमें एल्वियोलाई मैच्योर हो जाएगी, ब्लड एयर बैरियर काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होगा। तो पहली स्टेज होगी सूडोग्लैंडुलर, 5 से लेकर 16 वीक तक होती है। दूसरी है कैनालिकुलर पीरियड, 16 से लेकर 26 वीक तक एक्सटेंड करती है। तीसरी है टर्मिनल साइड और 26 से लेकर बर्थ तक होती है। एल्वियोलर पीरियड 8 मंथ से लेकर चाइल्डहुड तक होती है। तो हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं सारी स्टेजेस को क्लियर से। तो फिर इस डायग्राम में देखिएगा, पहली स्टेज है सूडोग्लैंडुलर स्टेज। सूडोग्लैंडुलर को ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लंग्स बिहेव करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, लेकिन वो असल में होता नहीं है, लेकिन बिहेव करता है। लगता है इसमें एसिनाई बने हुई है या फिर कोई सेक्रेटरी पोर्शन बना हुआ है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा होता है, लेकिन ये कोई सेक्रेशन नहीं करना, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सूडोग्लैंडुलर स्टेज। ये 5 से लेकर 16 वीक तक जाती है। तो फिर इस स्टेज में देखिएगा सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियल देखने को मिलती है, नो एल्वियोलाई, नो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, नो एल्वियोलर डक्ट। इसमें कैपिलरीज ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। यहाँ पर रेस्पिरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर फीटस इस स्टेज में आके बॉर्न होते हैं तो फिर उनकी सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। दूसरी स्टेज है कैनालिकुलर। कैनालिकुलर का मतलब यहाँ पे कुछ कैनालिकुला ही बना शुरू कर देगा। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल 3 या 3 से ज़्यादा 3 से लेकर 6 तक क्या बनाएगा? एल्वियोलर डक्ट बनाएगा, एल्वियोलर डक्ट। तो दूसरी स्टेज है कैनालिकुलर और 16 से लेकर 26 वीक तक होती है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट। यहाँ पर जो लंग्स से क्रेनियल सेगमेंट होते हैं उनकी मैच्योरेशन ज़्यादा फास्टर होती है, कॉर्डल से होती है। यहाँ पर कैनालिकुलर स्टेज में जो ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकियोल इनके लुमेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लंग टिश्यू काफ़ी ज़्यादा वैस्कुलर हो जाएगा, मतलब कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट बनना शुरू हो जाएगी। रिस्पायरेशन इस स्टेज के आखिर तक पॉसिबल है, क्योंकि थोड़े बहुत टर्मिनल सैक बनना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जिसको बोलते हैं टर्मिनल सैक। तो रिस्पायरेशन इसके इनिशियल यानी स्टार्टिंग में और सेंटर में मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके टर्मिनेशन वाले पीरियड में जब टर्मिनल सैक बनना शुरू हो जाती है तब थोड़ी बहुत पॉसिबल है, लेकिन तब भी मॉडर्न इंटेंसिव केयर देना ज़रूरी है, यानी यहाँ पे सर्वाइवल रेट अभी भी कम है। तो ये था कैनालिकुलर स्टेज। तीसरी स्टेज है टर्मिनल सैक। टर्मिनल सैक में हमें इमेच्योर एल्वियोलाई, जिनको बोलते हैं प्रिमिटिव एल्वियोलाई, ये बनना शुरू हो जाती है, लेकिन की एपिथेलियम अभी थिन है। तो फिर इस स्टेज के अंदर हमें टर्मिनल सैक देखने को मिलेगा, जिसको इमेच्योर एल्वियोलाई कहते हैं। इसके साथ यहाँ पे ब्लड एयर बैरियर भी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ब्लड एयर बैरियर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। फिर भी अगर फीटस बॉर्न होता है इस स्टेज में तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड एयर बैरियर मेंटेन हो चुका है, बन चुका है। उसके साथ साथ सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है। सर्फेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सर्फेक्टेंट 2 सेल से प्रोड्यूस होता है। पहला होगा टाइप 2 नीमोसाइट और दूसरा होगा क्लारा सेल्स, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से होगा? टाइप 2 नीमोसाइट, जिनको टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स भी कहते हैं। तो सर्फेक्टेंट है, ये मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म बनाएगा एयर लिक्विड इंटरफेस पर, और यहाँ पे सरफेस टेंशन को कम करता है। इस तरह सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से लंग्स को इन्फ्लेट कराना काफ़ी ज़्यादा आसान काम होगा और एटिलैक्टेसिस होने के चांसेस कम होंगे। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है 20 से लेकर 22 वीक्स में, तो ये आपने इसको याद रखना है, 20 से लेकर 22 वीक्स में होती है। तो 20 से लेकर 22 वीक्स में, लेकिन इसकी ज़्यादा अमाउंट हमें तब देखने को मिलती है लेट फीटल पीरियड में। जब 26 से लेकर 28 में यहाँ पे हमें सर्फेक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो 26 से लेकर 28 फीटस का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट काफ़ी भी ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं एल्वियोलर स्टेज, जो लेट फीटल पीरियड या फिर स्पेसिफिकली बर्थ के बाद 8 मंथ से लेकर एक्सटेंड करती है 8 साल तक या फिर चाइल्डहुड तक, उसको बोलते हैं एल्वियोलर स्टेज। इसमें ये होगा जो एल्वियोलाई हो गया वो मैच्योर हो जाएगा, ब्लड एयर बैरियर काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप हो जाएगा,
इसमें 2 चीज़ें मेन यही होगी। जो टाइप 1 होते हैं इन्होंने बनाना होगा ब्लड एयर बैरियर, जो टाइप 2 होगी इनका फंक्शन होगा सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करवाना। अब जो बर्थ के बाद ये क्या होगा कि जो रिस्पायरेशन होगी वो लंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। बर्थ से पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में रिस्पायरेशन फंक्शन था प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा से लंग्स के ऊपर आना, यानी प्लेसेंटा पहले गैसियस एक्सचेंज करा रहा था, अब लंग्स गैसियस एक्सचेंज कराएगा, तो प्लेसेंटा से लंग ट्रांजिशन। तो इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर होगी या फिर 3 अडाप्टेशन होती है जिसकी वजह से लंग प्लेसेंटा को रिप्लेस कर लेता है। पहली बात, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा, लंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेक्रेटरी ऑर्गन से ऐसा ऑर्गन जो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये सिक्रेशन को प्रोड्यूस करा रहा था, फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रहा था। तीसरा फंक्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब जितने कार्डिक आउटपुट पल्मोनरी सिस्टम को दी जाती है उतनी ही कार्डिक आउटपुट सिस्टमिक सर्कुलेशन को, तो दोनों बराबर होगी। दोबारा बता देता हूँ, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन, लंग्स की ट्रांसफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑर्गन से कहाँ पे होना, गैसियस एक्सचेंज में। तीसरा, पैरेलल पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो 95% मैच्योर एल्वियोलाई होती है वो डेवलप होते हैं पोस्ट नेटली, यानी बर्थ के बाद होते हैं। बर्थ के बाद जो लंग्स का जो साइज होता है, लंग्स का साइज रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल और प्राइमोर्डियल एल्वियोलाई यानी प्रिमिटिव एल्वियोलाई या टर्मिनल सैक, उनके नंबर ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है, ना कि साइज की वजह से नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं हाइपरप्लेजिया यहाँ पर होगा, हाइपरट्रॉफी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये मैकेनिज्म होता है साइज को बढ़ाने का। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फैक्टर या मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग है, वो है फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट। फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट लंग्स की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन करवाती है। कैसे? फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट किसी अर्ली मीडिएटर के जरिए काम करती है, लेट मीडिएटर के जरिए काम करती है, और इसके साथ टाइप 2 एल्वियोलर सेल की मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कराती है। मतलब फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट 3 काम करा रही है, अर्ली मीडिएटर, लेट मीडिएटर और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। अर्ली मीडिएटर और लेट मीडिएटर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या 2 या 3 हो सकता है। इसके साथ जो TTF है, यह थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ये सेल साइकिल काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं। सेल साइकिल की काइनेटिक्स का मतलब सेल साइकिल के रेट को इफेक्ट करके सेल की ग्रोथ करवाएंगे। इसके साथ अगर टाइप 2 सेल की डिफरेंशिएशन होती है तो टाइप 2 क्या कराएगा, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाएगा। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कराने की वजह से एयर लिक्विड इंटरफेस पर सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, टाइप 2 सेल की मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल लंग्स की मैच्योरेशन हो जाएगी। इसके बाद जो बर्थ के टाइम पर लंग्स कह सकते हैं 50% फ्लूइड से फिल होते हैं। वो फ्लूइड कहाँ से आया था, एमनियोटिक कैविटी से, लंग्स से आ सकता है, वो ट्रैकिया से आ सकता है, क्योंकि सिक्रेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जो फ्लूइड को क्लियर कराने के 3 मैकेनिज्म है। पहला ये है कि माउथ और नोज से क्लियर करवाएं। कैसे? जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो फिर फीटल थोरैक्स पर प्रेशर आता है, फीटल थोरैक्स पर प्रेशर की वजह से माउथ और नोज से ज़्यादा फ्लूइड की क्लियरेंस होती है। दूसरा, जो फ्लूइड होता है वह पल्मोनरी कैपिलरीज में चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में या फिर लिम्फेटिक्स में। तो 3 तरीकों के जरिए फ्लूइड की क्लियरेंस होती है। पहला होगा लिम्फेटिक्स, दूसरा होगा पल्मोनरी कैपिलरीज, तीसरा होगा माउथ एंड नोज। 3 फैक्टर लंग की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट बता दिया, दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, एक हमने क्लिनिकल पढ़ना था ओलिगोहाइड्रोनियस, अगर ये होगा तो उसकी वजह से लंग्स की डेवलपमेंट खराब हो जाएगी। ठीक हो गया? और तीसरा होगा एडिक्वेट थोरैसिक स्पेस फॉर लंग ग्रोथ, मतलब अगर फीटल थोरैक्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, थोरैक्स पे प्रेशर नहीं होगा, तब लंग्स की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर थे लंग की डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट एसएक्यू आ सकता है कि सर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है बर्थ की इनिशिएशन में और लेबर की इनिशिएशन में। कैसे? सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है? 34th वीक में। बनता कब है? 20 से लेकर 22 वीक में बनना शुरू हो जाता है। 34th वीक में आके इसकी पीक आ जाती है। फिर इसका जो फॉस्फोलिपिड होता है सर्फेक्टेंट का, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाएगा, वहाँ पर मैक्रोफेजेस के ऊपर जाके काम करेगा, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी, फिर ये मैक्रोफेजेस कोरियोन को क्रॉस करते हुए यूट्रस में पहुंच जाएगी, क्योंकि कोरियोन प्लेसेंटा बना रहा है। जब ये यूट्रस में पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक इम्यून सिस्टम के प्रोटीन को बनाना शुरू कर देंगे, वो है साइटोकाइन यानी इंटरल्यूकिन 1b। इंटरल्यूकिन 1b क्या कराएगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन करवा देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दोबारा से बता रहा हूँ, सर्फेक्टेंट का फॉस्फोलिपिड होता है, वो रिलीज होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। वो एमनियोटिक फ्लूइड में रिलीज होने के बाद मैक्रोफेजेस पे जाके काम करेगा, उनकी एक्टिवेशन कराएगा। वो मैक्रोफेजेस कोरियोन को क्रॉस करते हुए कहाँ पे जाएगी, यूट्रस में। वहाँ पर साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा इंटरल्यूकिन 1 बीटा। इंटरल्यूकिन 1 बीटा प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेबर की इनिशिएशन और बर्थ की इनिशिएशन मुमकिन हो सकेगी। तो पोस्टनेटल लाइफ में जो लंग्स का साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और प्रिमिटिव एल्वियोलाई इनकी हाइपरप्लेजिया की वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से नहीं होता। और लंग्स की
लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वो ऐड होते रहते हैं पहले 10 साल में, फिर इसके बाद मजीद एल्वियोलाई बनना खत्म हो जाती है। अब इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, फिर क्लिनिकल कोरिलेट। रेस्पिरेटरी सिस्टम आउटग्रोथ होता है वेंट्रल वॉल ऑफ फोरगेट, उसकी जो एपिथेलियम होती है वो ड्राइव होती है एंडोडर्म से, कार्टिलेजिनस पार्ट, मस्कुलर पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट मेसोडर्म से आएगा। 4th वीक के अंदर ट्रैकियोएसोफेगल सेप्टम होता है, वो ट्रैकिया को फोरगेट से सेपरेट करता है। इसकी वजह से जो फोरगेट डिवाइड होती है रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम में, जिसको लंग डायवर्टिकुलम या लंग बट बोलते हैं, और पीछे इसोफेगस होगा। इनके दीवान कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने वाला लैरिंग्स होता है। एक ओपनिंग होती है प्राइमोडियल लैरेंजियल इनलेट, लैरेंस के जो कार्टिलेज होते हैं और इनके मसल्स 4th और 6th फेरेंजियल आर्चेस से बनते हैं। जब लंग बड बनता है तो वो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डेवलप हो जाता है। फिर प्राइमरी से जो राइट साइड पे होगा वो 3 बनाएगा, जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, क्योंकि राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं। अगर फॉल्टी पार्टीशनिंग हुई तो फिर इसोफेगल एट्रेजिया या फिर ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला देखने को मिलेगा। लंग्स के मैच्योरेशन के लिए 4 स्टेजेस होती है। पहली सूडो ग्लैंडुलर 5 से लेकर 16 वीक, दूसरी है कैनालिकुलर 16 से लेकर 26 वीक। इसमें जो सेल्स होते हैं क्यूबाइडल वैरायटी के होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं फ्लैटेंड में। टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स में, फिर टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स ब्लड एयर बैरियर बनाएंगे। 7th वीक में फिर गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है, ये लिख लेते हैं 7th वीक। और ये प्रिमिटिव एल्वियोलाई हो जाती है। बर्थ से पहले लंग्स फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, उस फ्लूइड में प्रोटीन, म्यूकस, सर्फेक्टेंट भी होता है। सर्फेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टाइप 2 एल्वियोलर सेल से। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर बनाता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। फिर लंग्स के फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन होती है सिवाय सर्फेक्टेंट की, क्योंकि सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ना हो तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और क्योंकि एल्वियोलाई की कोलैप्स हो गया है, क्योंकि पार्शियली कोलैप्स एल्वियोलाई के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर हाई प्रोटीन कंपोजिशन होती है और हाइलिन मेम्ब्रेन भी होती है, लैमिलर बॉडीज भी होती है। ये लैमिलर बॉडीज या हाइलिन मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स ये सर्फेक्टेंट से डिराइव होती है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। जो पोस्ट नेटल लंग्स का साइज बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि हाइपरप्लेजिया होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल का, एल्वियोलाई का, लेकिन हाइपरट्रॉफी नहीं होता। न्यू एल्वियोलाई ऐड कर सकते हैं पहले 10 साल में, इसके बाद मजीद एल्वियोलाई को ऐड करना मुमकिन नहीं होगा। प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, पहला होगा प्री नेटल अल्ट्रासाउंड रिवील पॉलीहाइड्रोमियास। पॉलीहाइड्रोमियास हो गया तो उसका मतलब इसोफेगल एट्रेजिया हो गया। बेबी का एक्सेस फ्लूइड है माउथ में, व्हाट टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट मे बी प्रेजेंट? इसोफेगल एट्रेजिया विद ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। इसको देख लेते हैं 14 में। यहाँ पर इन्फेंट है, इसमें ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला विद यानी इसोफेगल एट्रेजिया विद ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। बेबी फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमियास होगा। डिफेक्ट का कॉज ये होगा कि ट्रैकिया और इसोफेगस की एब्डोमिनल पार्टीशनिंग हुई ट्रैकियोएसोफेगल सेप्टम की वजह से। ये दूसरे मालफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, स्पेसिफिकली वैक्ट्रल एसोसिएशन। A baby born at 6 month gestation is having trouble breathing, respiratory distress syndrome, क्योंकि सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं हुई। ऐसे बेबी जो 7 मंथ से पहले होते हैं, 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन से पहले बोर्न होते हैं, तो उनके पास सर्फेक्टेंट की अमाउंट रिलेटिवली बहुत कम होती है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा सर्फेस टेंशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, एटिलेक्टेसिस हो जाएगा, वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। इसको ट्रीटमेंट के लिए मदर को स्टीरॉयड देते हैं प्रेगनेंसी में, या फिर फीटस को या इन्फेंट को देते हैं आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट, ताकि सर्फेस टेंशन कम हो सके। तो ये था बेसिक ओवरव्यू रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।